प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सकुशल होंगे और मैं ईश्वर से यही मंगल कामना करता हूं कि आप सदैव प्रसन्न रहें, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। जैसा कि वर्तमान की परिस्थितियां हम सबके साथ में विपरीत रूप में चल रही हैं, लेकिन हम फिर भी संघर्ष रूप में इस समस्या को निदान के रूप में प्रयास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब जैसा कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं और पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, पीडीएफ बना करके, ऑडियो के माध्यम से हम अब सभी इस कोरोना काल की परिस्थितियों को झेलते हुए अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे भी संसाधन हम जुटा करके आप सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी इन समस्याओं से जूझते अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कहते हैं कि थोड़े में ज़्यादा करना या थोड़े लिखे को अधिक समझना। उसी नियमित मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम अपने आप में विषय का ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो इसको ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। मैं जो अपना टॉपिक चला रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का राजनीतिक सिद्धांत, तो मैंने जो आपको चैप्टर समझाया था जूम मीटिंग के माध्यम से कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा अलग अलग राइटरों ने अलग अलग रूप में दी है। जैसे कि अरस्तु ने अपने रूप में परिभाषा दी है। उनकी डेफिनेशन क्या है कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राजनीतिक विज्ञान से होता है। फिर दोबारा सुन लें, राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है। यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ, या कह लीजिए प्रारंभ और अंत राजनीति से होता है। तो इसको हम अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द पॉलिटिकल साइंस ब्रिंग एंड एंड्स, द पॉलिटिकल साइंस ब्रिंग एंड एंड्स द पॉलिटिक्स। अर्थात जो मैंने अभी डिफाइन किया था आपको हिंदी में कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राजनीति से होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार का एक नंबर का सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो मैं उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल, इसको कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि जो मेरी सोच है उच्च स्तरीय की, तुरंत जवाब देने की, वो क्या हो सकती है, मैंने चैप्टर में क्या सीखा, क्या सुना, क्या समझा, उससे रिलेटेड हम ऐसे सवालों को व्यवहारिक रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ, हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चनों को, और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर मैं इन्हीं में से टेस्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन भी पूछने का प्रयास करूँगा। आशा है आप सेलेक्टेड क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है किसी एक विद्वान का नाम लिखें जो राजनीतिक शास्त्र की विज्ञान मानता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, द पॉलिटिकल साइंस ब्रिंग एंड एंड्स द पॉलिटिक्स। ये किसने कहा? अरस्तु ने। तो आप इसका नाम दे सकते हैं अरस्तु। क्या दे सकते हैं? अरस्तु। फिर इसी प्रकार फिर पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे भी विद्वान हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते। ऐसे कौन है? तो आप उसका नाम लिखेंगे मैटलैंड। क्या लिखेंगे? मैटलैंड। एक बार फिर सुन लें कि जो विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं वो कौन है? हम कहेंगे कि वो है अरस्तु। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ऐसे विद्वान का भी नाम बताएं जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान ही नहीं मानते। तो आप कह सकते हैं मैटलैंड। हमें ध्यान रहेगा मैटलैंड। फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजनीति शास्त्र की जो एक महत्वपूर्ण बात है वो क्या हो सकती है, उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन से राज्य तथा सरकार का ज्ञान मिलता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि राजनीति शास्त्र की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, तो आप कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र के माध्यम से
हम राज्य और सरकार का अध्ययन करने में हमको इसकी सहायता मिलती है। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है जैसे कि सुकरात कौन थे? तो ये सुकरात जो थे ये प्राचीन यूनान के एक एथेंस में बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक थे। विश्वविख्यात के रूप में इनको जाना जाता है और इन्होंने धर्म और समाज में सुधार करने के लिए राजनीति के विषय में प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देने के लिए अपने सुझाव दिए। इन सुझावों के माध्यम से राजनीति में निखार आया, लोग राजनीति के माध्यम से अपने आप को पहचान पाए, इसलिए उन्हें विख्यात के रूप में जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि मूल्य आधारित अध्ययन पर किसने बल दिया? मूल्य आधारित अध्ययन से राज्य, इसमें सवाल जो मैंने पूछा है कि मूल्य आधारित अध्ययन पर किसने बल दिया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे व्यवहारवादी लोग थे जिन्होंने उनके तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर बल दिया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम बात करें कि राजनीतिक सिद्धांत, जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में जानते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कि ये राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीतिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है, तो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक सिद्धांत को बांटा है हमने नंबर 1 कौन कौन से? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। नंबर 2 आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो हम राजनीतिक सिद्धांत को कै भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला कौन सा हुआ? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरा कौन सा हुआ? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। देखिए, कुछ ऐसी राजनीति है जो परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर हमारी सिद्धांत चलते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें राजनीतिक सिद्धांतों का राजनीति में क्या महत्व है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कह सकते हैं कि राजनीति प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से संबंधित है। राजनीति प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से संबंधित है और राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष भी है, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि इसके बिना कोई भी गतिविधि जो शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है वो राजनीतिक गतिविधि कहलाती है। सवाल क्या है कि जो हमारे सिद्धांत हैं परंपरागत और आधुनिक, देखिए वर्तमान के जो हमारे आधुनिक जो सिद्धांत हैं उनमें और परंपरागत राजनीति में अंतर देखने को पाया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए परंपरागत विचार के माध्यम से हम लेके चलें कि सपोज करो पहले राजनीति के तहत जो युद्ध होते थे उनके कुछ सिद्धांत थे। राजनीतिक सिद्धांत की जो परिभाषा है उसके आधार पर आपको ये सिद्धांत का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसमें जो एक राइटर हुए हैं उनका नाम है कोकर। राजनीतिक सिद्धांत के राइटर जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दी उनका नाम है कोकर। वो कहते हैं बेटा कि जब हम राजनीति शास्त्र, उसके रूपों और क्रियाओं कलापों का अध्ययन पूरे तत्वों के रूप में नहीं बल्कि लोगों की निरंतर आवश्यकताओं, इच्छाओं और मतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो उसे हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। एक बार सुन लो बेटा, फिर दोबारा। कोकर के अनुसार जब हम राजनीति शास्त्र, उसके रूपों और क्रियाकलापों का अध्ययन पूरे तत्वों के रूप में करते हैं बल्कि ऐसा बताया जाता है कि लोगों के निरंतर आवश्यकताओं, इच्छाओं और मतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो हम उसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। फिर दूसरे हमारे राइटर हुए, उनका नाम है डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड के अनुसार क्या है? डेविड हेल्ड के अनुसार है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुभवों का एक ऐसा ताना माना जाता है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों को राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल करता हो। एक बार फिर सुन लीजिए, जो हमारे राइटर हैं डेविड हेल्थ, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना माना जाता है जिसमें शासन,
और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं को शामिल करने में सहायक सिद्ध हो। एक रूप में हम कह सकते हैं, साधारण रूप में जब हम समझें कि जब राजनीति शास्त्र और उसके रूप क्रियाकलापों का हम पूरा अध्ययन करते हैं तो हम उसका पूरे तत्वों का रूप नहीं करते, बल्कि लोगों की निरंतर जो ज़रूरत है, उनकी इच्छाएं हैं, उनको ध्यान में रख के हम राजनीतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब क्या है कि हम जो उच्च स्तरीय के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक एक नंबर के, जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी भेजूंगा और मैंने वीडियो भी बना के भेजी है, आप इन चैप्टरों को इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस चैप्टर में से मैं इसमें से एक एक नंबर का टेस्ट आपको भेजूंगा। अगला क्वेश्चन जैसे है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी प्लेटो ने। किसने लिखी? प्लेटो ने। और पॉलिटिकल पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी अरस्तु ने। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन एक एक नंबर के ये हो जाएंगे। इन्हीं में से मैं आपसे 5-10 क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और समझने के बाद इस चैप्टर को याद करेंगे और एक एक नंबर के क्वेश्चनों का टेस्ट भी सरलता से देंगे। धन्यवाद।